RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको चालकता का सांद्रता और आयतन के आधार पर जो परिवर्तन होता है चालकता में उसका सैद्धांतिक रूप तो बता दिया था। आज हम इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं, लेकिन इसका प्रयोगात्मक रूप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, विद्युत अपघट्य के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ जो जल में घोलने पर या गर्म करने पर अर्थात पिघलाने पर आयनों में टूट जाता है। ये विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। एक परबल विद्युत अपघट्य होता है जो अपनी पिघली अवस्था में या जल में डालने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, यानी उसमें कोई भी अनडिसोसिएटेड पार्टिकल नहीं रहता, बिना वियोजित अणु नहीं रहता। जैसे कि अगर हम H2SO4 की बात करें, NaCl की बात करें, KCl की बात करें, तो ये सभी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के रूप में। यानी विलयन में या तो ये पदार्थ उपस्थित होंगे या ये रहेंगे, दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे। जब हमने इसको शुद्ध रूप में लिया तो केवल ये रहेगा, लेकिन जैसे इसको पिघलाने की कोशिश की, ऐसे लिक्विड स्टेट में होता है। नमक की अगर हम बात करें NaCl की, सॉलिड स्टेट में तो वो NaCl रहेगा, लेकिन पिघली अवस्था में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कंप्लीटली टूट जाता है, कोई भी अनआयनित अणु नहीं रहेगा। इसी प्रकार से H2SO4 शुद्ध अवस्था में तो रहेगा आपका सहसंयोजी यौगिक के रूप में, लेकिन जैसे इसको जल में घोल दिया जाता है तो एकदम से ये अपने आयनों में टूट जाता है, अनायनित अणु उसमें उपस्थित नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के पदार्थों का चालकता निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक थे डिबाई और हकल। डिबाई हकल इन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए और इन्होंने प्रयोग करने के आधार पर पाया कि किसी भी पदार्थ की जो चालकता है, तुल्यांकी और मोलर चालकता, स्पेशली हम यहाँ पर मोलर चालकता का जिक्र करेंगे, सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। तो मोलर चालकता का जो अंतर होता है, जो परिवर्तन होता है, वो सांद्रता बढ़ने के साथ कम होती हुई चली जाती है। जब इन्होंने ग्राफ खींचा किस किस के बीच, सांद्रता के वर्गमूल के और लैम्डा एम यानी मोलर सांद्रता के बीच में जब इन्होंने ग्राफ खींचा परबल विद्युत अपघट्य के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से आया, एक सीधी रेखा के रूप में वो ग्राफ निश्चित कर दिया। सांद्रता का मान उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तित किया, बढ़ाते गए। तो जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ा तो चालकता का मान, ये लैम्डा एम का मान इधर ज्यादा था, तो सांद्रता का मान बढ़ाने पर चालकता का मान घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस ग्राफ को उन्होंने प्राप्त किया। चूंकि यहाँ पर यह बता दिया गया कि विद्युत अपघट्य, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनमें केवल आयन उपस्थित होते हैं अपने जलीय विलयन में, तो सीधे रूप में उन्होंने ये निश्चित किया कि जितनी भी चालकता थी वो केवल आयनों के कारण थी, बिना वियोजित अणु जो थे, अनायनित अणु, उनके द्वारा चालकता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो सांद्रता थी वो न्यूनतम थी, यानी यहाँ पर सांद्रता हो गई 0। सांद्रता 0 कह सकते हैं। उसके रेस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयतन है वो अधिकतम 0। आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो टेंड्स टू का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, निर्देशित करता है कि वो 0 तो है नहीं लेकिन 0 से कम भी नहीं, क्योंकि 0.0000 अगर हम यहाँ 5-7 0 लगा कर 1 लिख दें तो हम इसको लगभग 0 मान लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 0 नहीं है। तो यहाँ भी सांद्रता 0 पर लिया गया, यानी या तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाए या फिर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए। तो इस अवस्था में जो मोलर चालकता होती है वो सीमांत मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट कहलाती है। सीमांत मोलर चालकता, इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं? जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, कंडक्टेंस। तो वो क्या हो जाएगा आपका, जब सांद्रता 0 की ओर अग्रसर हो
या अनंत तनुता पर, तनुता या आयतन कह सकते हैं, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता ही सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, जिसे लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, लैम्डा एम और जीरो के रूप में भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर सांद्रता जीरो हो, चाहे हम सांद्रता के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर तनुता के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो जो डिवाई हकल थे उन्होंने अपना एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के आधार पर एक समीकरण दी, जिसको लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी के रूप में व्यक्त किया। यहाँ पर लैम्डा एम सी किसी सांद्रता सी पर तुल्यांकी मोलर चालकता है, यहाँ पर लैम्डा सी एम जो है वो सांद्रता सी पर मोलर चालकता है, जबकि लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है वो सीमांत मोलर चालकता है। अब सीमांत मोलर चालकता का मान ग्राफ को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें, थोड़ा सा अतिरिक्त ग्राफ या निरूपण कर दिया जाए, तो जहां पर ये ग्राफ को काटता है ये अवस्था लैम्डा एम इनफाइनाइट कहलाती है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये ग्राफ भी कहीं ना कहीं आगे जाकर इस एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को भी कट कर ही देगा, तो वहां पर हमारी सांद्रता जो होगी वो अधिकतम होगी और वो अधिकतम चालकता के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। लेकिन सूत्र में उन्होंने प्रयोग किया इस न्यूनतम सांद्रता के आधार पर, यानी C टेंड्स टू 0 पर सीमांत मोलर चालकता को। और जो B है, B एक नियतांक होता है जो कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी उसके जो उत्पन्न हुए आवेश हैं उनके आकार पर, उन पर आवेश पर, जैसे Na पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव, अगर हम Cl नेगेटिव के साथ दोनों को ले लें तो यहाँ पर ये 1:1 में आयन उत्पन्न करता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड 1:2 में आयन उत्पन्न करता है। दूसरी, यहाँ पर आवेश प्लस का 1 है, यहाँ पर आवेश प्लस के 2 हैं, तो इस आधार पर चालकता का भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये B नियतांक होता है। आपके इस 12th लेवल पर सिलेबस में केवल ये समीकरण है, इसका डेरिवेशन और इसके अनुप्रयोग कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ होगा वो सिलेबस में नहीं है, तो इतना ज्यादा याद मत रखें। तो ये समीकरण लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी लैम्डा अंडर रूट सी, ये डिबाई हकल ऑन सागर समीकरण कहलाती है, ऑन सागर समीकरण। तो इस इक्वेशन को आपको याद करना है। अब यहाँ पर ये तो था प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ या निरूपण। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनके लिए हम सीधे तौर पर केवल ग्राफ के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा भी हम उनकी सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है वो देख लेते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पहले जानकारी दी हुई है। जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में बताया था, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी उनमें अनआयनित अणु उपस्थित नहीं होते। जैसे अभी हमने KCl लिखा था, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। लेकिन अगर हम एसिटिक अम्ल ले लें, CH3COOH को ले लें, तो ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जो विलयन में CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन तो उत्पन्न करेगा ही, लेकिन विलयन में कुछ न कुछ एसिटिक अम्ल भी उपस्थित जरूर रहेगा। इस आधार पर हम यहाँ इनके बीच में ये रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा देते हैं, जो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसको कहा जाता है साम्यावस्था। साम्यावस्था में क्या होता है कि जो पदार्थ है, अनायनित पदार्थ, वो अपने आयनों में टूटता रहता है और जो आयन्स हैं वो परस्पर मिलकर अपने अणु का निर्माण भी करते रहते हैं। तो विलयन में दोनों चीजें उपस्थित होंगी, अनायनित अणु भी और ये आयन भी। जैसे कि आप लोगों को पहले परिभाषा में बताया गया है कि किसी भी विलयन की जो चालकता है वो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, इन पर निर्भर नहीं करेगी। एक कक्षा 11 में ही आप लोगों ने ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत पढ़ा होगा, तनुता नियम। उस नियम के अनुसार क्या है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, अगर हम तनुता बढ़ा दें यानी आयतन बढ़ा दें तो उनमें वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उतने ही ज्यादा आयन उत्पन्न हो जाते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तनुता घटाने पर आयनों की संख्या घट जाती है। सांद्रता बढ़ा देंगे अगर तो भी आयनों की संख्या घट जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब आयनों की संख्या घट और बढ़ रही है तो चालकता भी परिवर्तित हो जाएगी। यानी अगर इसका ग्राफीय निरूपण किया जाए
तो चूंकि पूर्ण रूप से आयन उपस्थित नहीं होते तो हम इस प्रकार का एक ग्राफ निश्चित करते हैं, ग्राफ प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद एक्स अक्ष के भी समांतर हो जाता है और वाई अक्ष के भी समांतर हो जाता है। जिस प्रकार से हमने परबल विद्युत अपघट्य में देखा था कि एक सीधी लाइन आती है, तो सीधी लाइन को अगर हम और सीधा करते हुए मिला देते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जहां भी काटती है, अंतःखंड जहां बनाती है, उनका निर्धारण लैम्डा एम इनफाइनाइट के रूप में किया जा सकता है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों के साथ दुर्बल विद्युत अपघट्यों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। इसी कारण ग्राफीय निरूपण के द्वारा अतिरिक्त ग्राफ निरूपण नहीं किया जा सकता, अर्थात सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ से नहीं किया जा सकता। जब हम लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है, सीमांत मोलर चालकता, जब हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते तो फिर हम उसकी चालकता का निर्धारण भी नहीं कर सकते। तो एक बात यहाँ पर कही जा सकती है कि सांद्रता के साथ, अगर हम यहाँ पर ग्राफ वही है √c और लैम्डा एम सी के लिए लेकर चल सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए सांद्रता और चालकता में ग्राफ खींचने पर वह एक वक्राकार स्थिति में आता है, जो कि x और y दोनों अक्षों के समानांतर हो जाता है। अतः अतिरिक्त ग्राफ प्लॉट करने पर, अतिरिक्त ग्राफ खींचने पर हम सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण नहीं कर सकते। इसके लिए एक अन्य नियम, कोलराउस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये होता है कोलराउस नियम। ये कोलराउस नियम का प्रयोग, जो इसकी व्याख्या है, हम आपको अगली वीडियो में इसके लिए जानकारी देंगे कोलराउस नियम के बारे में। तो यहाँ पर हम केवल प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के ग्राफीय निरूपण और उसके पश्चात जो आपको एक समीकरण बताई थी, डिवाई-हकल-ओहन-सागर समीकरण, इनके बारे में ही जानकारी आपको आज की वीडियो में प्रस्तुत की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली वीडियो की तरह भी इस वीडियो से भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और हम प्रत्येक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेटेड करके लेकर चल रहे हैं। तो अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम आपको कोलराउस नियम के बारे में जानकारी देंगे कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो चालकता है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।